वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे रासायनिक समीकरण के बारे में बात कर रहे थे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। आज हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को जो लिखते हैं तो उसके चरण क्या है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ नियम है हमारे पास लिखने के, उनके बारे में बात करेंगे, या कुछ स्टेप्स हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण का तो लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे पदार्थ, और जो अभिक्रिया के पश्चात पदार्थ बनते हैं वो पदार्थ। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं हम क्रियाकारक या अभिकारक, और जो अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं पदार्थ, नए पदार्थ निर्माण होता है, उन्हें कहते हैं क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें बाईं ओर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाईं ओर। और जो अभिक्रिया में निर्मित होने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें तीर के निशान के दाईं ओर लिखते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं हम पहली बार कि अभिक्रिया के अंदर जो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, दो भाग होते हैं अभिक्रिया के या रासायनिक समीकरण के। एक तो होता है अभिकारक या क्रियाकारक, दूसरा होता है क्रियाफल या उत्पाद। इन दोनों के बीच क्या होता है? तीर का निशान होता है। ठीक, सबसे पहली बात तो होती है रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ क्या होते हैं? क्रियाकारक, या फिर इनको क्या कह सकते हैं? अभिकारक। ठीक, ये हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, अभी चरण नहीं है। तो सेकंड बात करते हैं हम यहाँ पर कि रासायनिक समीकरण में निर्मित होने वाले पदार्थ वो कहलाते हैं क्रियाफल या उत्पाद। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं लिखने के चरण। नंबर 1, रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक / अभिकारक एवं क्रियाफल / उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का निशान लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेप या दूसरी बात क्या है? तीर के निशान के बाईं ओर, निशान के बाईं ओर बोले तो LHS क्रियाकारक या अभिकारक को लिखा जाता है तथा दाईं ओर बोले तो RHS राइट हैंड साइड क्रियाफल या उत्पाद को लिखा जाता है। ठीक है, तीसरी बात क्या होती है? तीर का निशान सदैव क्रियाकारक से उत्पाद की ओर लगाया जाता है।
नेक्स्ट बात, चौथी बात की बात करें हम। चौथी बात क्या होती है कि यहां पर हम बात करें अगर 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक ऑब्लिंग क्रियाफल हो तो उनके मध्य प्लस चिन्ह लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ये हो गया हमारे पास पांचवी बात। अगर क्रियाकारक या क्रियाफल गैसीय अवस्था में हो तो ऊपर की ओर तीर का निशान लगाया जाता है। तथा लगाया जाता है। तो ये चीज़ है हमारे पास। अब हम इसको एक एग्जाम्पल ग्रुप में देखते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं मैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक या अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में निर्मित होने वाले जो पदार्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्रियाफल या उत्पाद। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण में जो क्रियाकारक और अभिकारक होते, क्रियाकारक अभिकारक या क्रियाफल या उत्पाद होते हैं, उनके मध्य में क्या लगाया जाता है? उनके मध्य में क्या लगाया जाता है? तीर का निशान लगाया जाता है। और तीर के निशान के बाईं ओर क्या रखा जाता है? क्रियाकारक को या अभिकारक को रखा जाता है। और दाईं ओर किसको रखा जाता है? क्रियाफल या उत्पाद को रखा जाता है। ठीक। अब ये जो तीर का निशान होता है सदैव क्या होता है? क्रियाकारक से क्रियाफल की ओर या उत्पाद की ओर लगाया जाता है। नेक्स्ट, अगर 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक भाग ले रहे हैं या 2 या 2 से अधिक क्रियाफल निर्मित हो रहे हैं तो उनके मध्य किसका निशान लगाया जाता है? प्लस का निशान लगाया जाता है। नेक्स्ट, अगर क्रियाकारक या क्रियाफल गैसीय अवस्था में है तो उनके आगे क्या तीर का निशान लगाया जाता है? ऊपर खड़ा तीर का निशान लगाया जाता है। गैसीय अवस्था से गैस ऊपर की ओर उड़ती है, इसलिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि भाई ये चीज़ें हमने बता दी आपको। अब एक एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं इसको कि एग्जाम्पल के रूप में किस प्रकार हम इसको दर्शा सकते हैं, उसको देखने का एक तरीका है हमारे पास, वो देखिएगा। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जिंक की अभिक्रिया किससे कराई जाए? सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाए। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तीर का निशान जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये निर्मित होते हैं। कोई एक अभिक्रिया है, जिंक धातु की अभिक्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, किससे कराते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तो क्या होता है? हमें क्या प्राप्त होता है भाई? जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखिएगा कैसे। हमने कहा था रासायनिक समीकरण के अंदर जितने भी क्रियाकारक या उत्पाद हैं उनको किसके रूप में लिखते हैं? सूत्र या प्रतीक के रूप में लिखते हैं। तो जिंक बनी Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। तीर का निशान जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। अब देखिएगा, हमने ये बताया था कि भाई ये जो हमारे पास हैं, ये जो क्या हमारे पास क्या है? क्रियाकारक या फिर अभिकारक। क्या है ये? अभिकारक। और ये हमारे पास क्या है? क्रियाफल या उत्पाद। क्रियाफल या उत्पाद।
अब देखिएगा ये हमारे पास क्या है, LHS, तीर के निशान के बाईं ओर, और ये क्या है, RHS, राइट हैंड साइड, किसके निशान के, तीर के दाईं ओर। अब हमने ये भी कहा था आपको कि अगर दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक हो, क्या, क्रियाकारक या क्रियाफल, तो उनके मध्य में क्या, किसका निशान लगाते हैं, प्लस का चिन्ह। किसका चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ये प्लस का चिन्ह लगा लिया। ठीक, ये भी कहा था कि भाई तीर का निशान सदैव क्या होगा, क्रियाकारक या अभिकारक से उत्पाद की ओर होगा, क्रियाफल की ओर होगा। तो ये देखेगा तीर का निशान किधर है, उत्पाद की ओर है। नेक्स्ट हमने ये कहा था आपको कि यदि अभिक्रिया के अंदर कोई गैसीय पदार्थ बन रहा है तो उस गैसीय पदार्थ के आगे क्या लिखते हैं हम, ऐसा तीर का निशान लगाते हैं। ये चूंकि हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वायुमंडल में उड़ती है या फैलती है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम, यहाँ पर इसके आगे क्या लगा देते हैं हम, खड़ी तीर का निशान, ऊपर की ओर तीर का निशान। ये दर्शा रहा है कि ये गैस है, ये क्या पदार्थ बना है, गैसीय पदार्थ बना है। तो इस प्रकार हमने एक अभिक्रिया देखी यहाँ पर और उसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने का प्रयास किया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास वन एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल अब बात करें हम यहाँ पर, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान CO2, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, क्रियाकारक या अभिकारक। ये हमारे पास क्या हो गया, क्रियाफल या उत्पाद। ठीक, ये हमारे पास क्या है, LHS में लिखा है हमने, और इसको हमने किस में लिखा है, RHS में। यहाँ दो या दो से अधिक क्या है हमारे पास, क्रियाकारक या अभिकारक है, इसलिए इनके बीच में क्या लगा दिया, प्लस का निशान। चूंकि यहाँ पर एक ही प्रकार का है इसलिए हमने इसके आगे कुछ नहीं लगा। CO2 हमारे पास गैस होती है इसलिए इसके आगे क्या लगा देते हैं हम, इस प्रकार। और ये जो गैस होती है ये भी गैस होती है हमारे पास, ऑक्सीजन की गैस होती है ये, क्योंकि पात्र में हो रही है अभिक्रिया इसलिए इस गैस हम उड़ने नहीं दे रहे, इसको हम कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास, तो इस प्रकार ये अभिक्रिया हमारे पास, उसको रासायनिक समीकरण में लिखने का तरीका बताया हमने। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण लिखने से पहले हम बात करेंगे एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे हम। किसके बात करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व परमाणु और उनका तत्व परमाणुओं का संख्या और उनका द्रव्यमान संख्या जो होती है अभिक्रिया में भाग लेने से पहले और अभिक्रिया के बाद में कैसी होती है, समान होती है। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान एवं अभिक्रिया में निर्मित होने वाले पदार्थों का द्रव्यमान समान होता है। अर्थात अभिक्रिया के दौरान नए द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है। नए द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है। ये क्या कहता है नियम कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में कुल द्रव्यमान का मान कैसा होता है, समान होता है, क्रियाकारक और क्रियाफलों का। ठीक, इस अभिक्रिया के दौरान नए द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, नए द्रव्यमान का सर्जन नहीं होता है।
वही द्रव्यमान क्या है, पुनर्व्यवस्थित होता है अलग अलग पदार्थों के अंदर या एक पदार्थ के अंदर, न कि नया द्रव्यमान निर्मित होता है। या हम ये भी कह सकते हैं न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही द्रव्यमान नष्ट होता है। तो इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है भाई। क्या होती है रासायनिक समीकरण? कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। नंबर 1 असंतुलित रासायनिक समीकरण और नंबर 2 संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको बोलते हैं बैलेंस अनबैलेंस सॉरी इक्वेशन, और इसको बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम बात कर लेते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। किसकी बात करेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण ऐसी रासायनिक समीकरण होती है जिनमें क्रियाकारक और क्रियाफल, या हम कह सकते हैं अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान संख्या और उनके तत्व परमाणु की संख्या कैसी होती है? अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्या लिख सकते हैं हम इसको मिटाकर हम असंतुलित के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम ऐसी रासायनिक समीकरण, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें क्रियाकारक ऑबलिंग अभिकारक एवं क्रियाफल ऑबलिंग उत्पाद का द्रव्यमान संख्या एवं तत्व परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो, अर्थात असमान हो। अर्थात क्या हो? असमान हो। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। देखिएगा अब इसमें एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम का तो छड़ है, उसको अगर जलाते हैं, हम उसका दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनती है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान क्या करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हमारे पास, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखें द्रव्यमान की संख्या देखेगा, आप मत देखें द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या देखिएगा आप। मैग्नीशियम की कितनी होती है? 24। कितनी होती है? 24 प्लस 2 गुणा इसकी कितनी होती है? 16। कितनी होती है इसकी? ऑक्सीजन कितनी होती है? एक की कितनी होती है? 16 होती है, तो 2 की कितनी होगी? 32। तो हम यहाँ देखते हैं टोटल 24 प्लस 32 कितना हो गया भाई? 56 ग्राम। कितने ग्राम हो गया यहाँ पर? 56 ग्राम। यानी कि अभिक्रिया से पहले कितना पदार्थ भाग ले रहा है? 56 ग्राम भाग ले रहा है।
अब हम देखते हैं अभिक्रिया के बाद में मैग्नीशियम की संख्या, मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना है 24 और एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई 16। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया भाई, यहाँ पर 24 और 16 कितना हो गया 40। तो चूंकि देखो यहाँ पर अब हम असंतुलित समीकरण क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान संख्या और तत्व परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, अलग अलग। तो ये देखेगा अभिक्रिया से पहले 56 ग्राम भाग ले रहा है और अभिक्रिया के बाद में कितना प्राप्त हो रहा है 40 ग्राम। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया हमारे पास, ये संतुलित, ये समीकरण जो है हमारे पास, ये कैसी है, असंतुलित। अब तत्व परमाणु की संख्या के आधार पर देख सकते हैं, तो तत्व परमाणु संख्या, तत्व परमाणु संख्या देख लेते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम की कितनी है संख्या भाई, मैग्नीशियम कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है भाई यहाँ पर 2। इधर देख लेते हैं मैग्नीशियम कितना है हमारे पास 1 और ऑक्सीजन कितना है 1। अब यहाँ पर तत्व परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों ही क्या है, अलग अलग है। यहाँ हमारे पास मैग्नीशियम कितना भाग ले रहा है 1, इधर मैग्नीशियम भाग ले रहा है 1, चलो ठीक है यहाँ तक तो। लेकिन यहाँ हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने परमाणु भाग ले रहा है 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितना प्राप्त हो रहा है 1। इस कारण ये क्या है हमारे पास असंतुलित समीकरण है। अब हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, चूंकि इस समीकरण में न केवल द्रव्यमान संख्या अपितु तत्व परमाणु संख्या भी अलग अलग है, इसलिए यह समीकरण असंतुलित है। यह समीकरण कैसी है, असंतुलित है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार बताए। उसमें पहला प्रकार हमने किसके बारे में डिस्कस करते हैं, असंतुलित समीकरण के बारे में। असंतुलित के अंदर क्रियाकारक, अभिकारक, क्रियाफल, उत्पाद दोनों की संख्या कैसी होती है, द्रव्यमान संख्या और तत्व परमाणु की संख्या कैसी होती है, अलग अलग होती है, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में। तो ये क्या कहलाएगी, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। उसको हमने एक एग्जाम्पल के रूप में भी हमने आपको यहाँ पेश कर दिया। अब नेक्स्ट हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे सहायता समझाएंगे आपको। दूसरा एग्जाम्पल देखेगा, जैसे हम बात करते हैं नंबर 1 दूसरा एग्जाम्पल बात करें। दूसरा एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड है। इसकी अभिक्रिया अगर हम जल से कराएं, किससे कराएं, जल से क्रिया कराएं, तो क्या बनेगा भाई, दूसरा एग्जाम्पल ले लो। ये तो ऑलरेडी बैलेंस है हमारे पास। हम बात कर ले, जैसे हाइड्रोजन गैस है, उसकी ऑक्सीजन गैस से क्रिया कराएं तो क्या बनेगा हमारे पास, जल, H2O बनेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ले लिया हमने। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हमने बात की, जैसे यहाँ नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराएं तो क्या बनेगा, NH3, अमोनिया बनेगा। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल की सहायता से हम फिर दोबारा देखेंगे असंतुलित समीकरण क्या होती है। देखिएगा हमारे पास तुलना करते हैं अभिकारक और उत्पाद के अंदर। तत्व परमाणु संख्या, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2। ठीक, इधर किसके अंदर है, अभिकारक के अंदर। किसके अंदर है ये, अभिकारक के अंदर। और अब हम बात करते हैं किसके अंदर, उत्पाद के अंदर। हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। हो गया असंतुलित। हमने कहा बराबर संख्या में होगा तो संतुलित होगा, नहीं तो असंतुलित होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 का हमारी इधर क्या आ रहा है, 1 निर्मित हो रही है। इस कारण ये क्या है, ये असंतुलित समीकरण है। दूसरा हम बात करें द्रव्यमान संख्या के आधार पर, द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, चूंकि 2 अणु है तो 2 × 1 प्लस में ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान 16, 2 अणु है तो 2 परमाणु है तो 2 × 16, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु,
इधर एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 1, और इसकी ऑक्सीजन कितनी होती है 16। 2 2 है तो 2 से गुणा होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 + 32 बराबर कितना हो जाएगा, 16 × 32 34 ग्राम। कितना द्रव्यमान भाग ले रहा है अभिक्रिया से पहले, 34 ग्राम। अब हम बात कर रहे थे अभिक्रिया के बाद में, तो अभिक्रिया के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 1, प्लस में ऑक्सीजन कितना है 1 परमाणु, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 16, तो कितने हो गए हमारे पास यहाँ पर 2 + 16 बराबर 18 ग्राम। देखिएगा अब ये जो चीज़ है हमारे पास, ये और ये, इनकी संख्या कैसे हो गई अलग अलग। ये संख्या हमारे पास, ये संख्या हमारे पास, इधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भिन्न है, इधर किसकी संख्या भिन्न है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है। इस कारण क्या है, ये असंतुलित समीकरण। कैसी है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा नाइट्रोजन परमाणु कितने हैं 2, हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं 2, इधर नाइट्रोजन परमाणु कितने हैं हमारे पास 1, हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं 3, डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया। इस कारण क्या होगी असंतुलित। अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या के आधार पर, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 14, कितना होता है 14, कितने परमाणु है 2, तो 2 × 14, प्लस में हाइड्रोजन कितने 2 परमाणु, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 1, तो 2 × 1, तो यहाँ पर हमारे पास देखिएगा कितने हो गया 14 × 28 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 30 ग्राम। नाइट्रोजन कितना, हाइड्रोजन कितना भाग ले रहा है 30 ग्राम। और अब हमारे पास प्राप्त कितना होगा देखते हैं हम। नाइट्रोजन कितना है हमारे पास 1 परमाणु, तो 1 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास 14, प्लस हाइड्रोजन कितने परमाणु 3, 1 का कितना है 1, तो 3 × 1, तो ये हमारे पास देखेगा 14 + 3 कितना हो गया भाई 17 ग्राम। कितना क्या हो गया 17 ग्राम। तो यहाँ देखिए 30 ग्राम है और यहाँ पर 17 ग्राम्स निर्मित हो रहा है, और भाग कितना ले रहा है 30 ग्राम्स। तो अभिक्रिया के अंदर और अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान संख्या अलग अलग आ रही है, परमाणु संख्या अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग आ रही है, परमाणु संख्या अलग अलग है। तो इस कारण क्या है, ये भी क्या हो गया असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण है ये भी, इसको नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम बात करें, नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। इस वीडियो में इतना ही आज, ओके।